नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम है लोकेश सिंह और फाइनली एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आईएफएस एसएससी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लोग दो टॉपिक को डिस्कशन करने जा रहे हैं, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है, काला नमक राइस और डर्टी बॉम्ब। जी हाँ, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं दो टॉपिकों के बारे में, काला नमक राइस और डर्टी बॉम्ब। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट, एक इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से और एक वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये दोनों ही टॉपिक आपके आने वाले एग्जाम में हो सकता है कभी आपसे पूछे भी जाए, तो इनके लिए तैयार रहिए। और हाँ, ये चीज ध्यान रखिए, जो करंट अफेयर हम लोग आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं, इन करंट अफेयर की खास बात यह है कि मैं कोशिश वही कर रहा हूं कि जो चीज इंपॉर्टेंट हो वो ही आपको दी जाए, इधर उधर की कहानियां ना सुनाई जाए, इधर उधर की बातें ना की जाए, इधर उधर के फालतू का करंट अफेयर आपके सामने ना परोसा जाए। जो जरूरत का है, जो रिक्वायर्ड है, वो ही यहाँ पे डाला जाए। इसके अलावा जो भी हम लोग यूट्यूब पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवा रहे हैं वो क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस लगातार करते रहिए। मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर कर देता हूं कि हमारी 11 बजे वाली सीरीज है, आप उसको अच्छे से फॉलो कर लीजिए। 11 बजे वाली सीरीज को 11 बजे हम लोग डेली बेसिस पे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे थे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन काफी सारे हमने देख लिए। अब हम लोग प्रीवियस ईयर के साथ साथ कुछ करंट के बेस क्वेश्चन या फिर कुछ अपने बनाए हुए क्वेश्चंस भी अब वहां पे डालने लगे हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से क्वेश्चंस के बीच में मिक्सअप किया जा सके, आपको ठीक से उनके बीच में घुमाया जा सके, ताकि आप उनसे इतना ज्यादा फ्रेंडली हो जाए कि आपको जब एग्जाम में वो क्वेश्चन मिले तो आपको बिल्कुल भी घबराहट ना हो। क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमाकर आए, हर तरीके से आपकी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। तो 11 बजे की इस सीरीज में लगातार मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं। और प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जितने भी लोग लाइव देखते हैं बहुत अच्छी बात है, और जितने लोग लाइव नहीं देखते तो अगर बाद में देखते हो तो कमेंट करके अपने आंसर्स बताया करो, ताकि मुझे पता चल सके कितने लोग लाइव देख रहे हैं और कितना रिस्पॉन्स उस पर आ रहा है। तो मैं भी आपके कमेंट के ऊपर आपको रिस्पॉन्स करूंगा, मैं आपको रिप्लाई प्रॉपर वहां पे दूंगा। और एक चीज, जो हमारा करंट अफेयर का वीडियो है, इस करंट अफेयर के वीडियो में भी आपको सतर्कता के साथ रेगुलर बेसिस पर आपको टॉपिक्स को कवर करते ही रहना है। अगर आप इन टॉपिक्स को छोड़ते हो कहीं पर भी तो ये आपका नुकसान है। अब जैसे हम लोग बात करते हैं काला नमक राइस के बारे में, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यूपी के सिद्धार्थ नगर से रिलेटेड है। कहां से? यूपी के सिद्धार्थ नगर से रिलेटेड है। सॉरी, मुझे जुकाम थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, यूपी के सिद्धार्थ नगर से रिलेटेड है। वहां पर इसको क्या जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर्स, आपको पता है कोई ऐसी विशेष वस्तु का उत्पादन जो किसी स्थान विशेष पर हो रहा हो, उसको हम लोग जीआई टैग के द्वारा क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, उसकी एक पहचान वर्ल्ड वाइड बनाने की हम लोग कोशिश करते हैं। और काला नमक राइस को बहुत ज्यादा डिमांड पर क्या खरीदा भी जाता है। ये केवल इंडिया के लिए नहीं, वर्ल्ड में भी अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब काला नमक राइस अभी क्यों न्यूज में आया, तो ये हम लोग अभी जानेंगे क्यों ये न्यूज में इतना ज्यादा चर्चा में है, और क्या इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है वो भी हम लोग जानेंगे। इसके बाद होता है डर्टी बम। तो आपको पता है इस वक्त कोविड के बाद जो एक सबसे बड़ी समस्या वर्ल्ड में सबके सामने आई, वो आई रशिया और यूक्रेन की आपस में लड़ाई। ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ती चली गई, इतनी ज्यादा बढ़ती चली गई कि आज के समय पर दोनों ही देश एक दूसरे के सामने खून के प्यासे बने बैठे हैं। अभी तक रशिया हावी था, अब कई जगह पर यूक्रेन की फोर्सेस लगातार हावी हो रही हैं। वो कुछ कुछ जगहों को अपने वापस से क्या कर रही है, कैप्चर कर रही है, वापस से क्या कर रही है, उनको जीतने की कोशिश कर रही हैं। जबकि कई देश तो अब धीरे धीरे पीछे हटने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वर्ल्ड में ये चीज देखी गई कि जब तक, अगर हम लोग इस चीज को ऐसे भी देख सकते हैं, अगर मैं इसके एक नया नजरिया दिखाऊं आपको, अगर आप जियो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो तो आप इस तरह से समझो कि डोनाल्ड ट्रंप जिस वक्त गद्दी पर थे, उस समय पर वर्ल्ड में हर चीज शांतिपूर्ण चल रही थी। शांतिपूर्ण तरीके से अमेरिका की फोर्सेस अफगानिस्तान से बाहर आ गई। शांतिपूर्ण तरीके से रशिया अपनी बातें मान रहा था। सारी चीजें पैरेलली चल रही थी, कोई खींचातानी नहीं थी, कुछ नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप की सरकार गई, जो बाइडेन की सरकार आई। जो बाइडेन की लीडरशिप इस तरीके की थी, अमेरिका अपने आप को एक वर्ल्ड पावर कहता है, पर सोचो वर्ल्ड पावर कहने के बावजूद भी बाइडेन ऐसे गर्त में यूक्रेन को धकेल देते हैं, ऐसे गर्त में धकेल देते हैं, मतलब एक तरह से कहा जाए तो दो भाइयों को आपस में लड़वाया है। रशिया और यूक्रेन के संस्कृति कोई ज्यादा अलग नहीं है।
वहाँ के लोगों की संस्कृति, वहाँ के लोगों की भाषाएं, वहाँ के लोगों का रहन सहन, उठना बैठना काफी हद तक एक जैसा है। और जब यूएसएसआर था तो यूक्रेन उसका एक अभिन्न अंग था, ठीक है। जब यूएसएसआर टूटा, विखंडित हुआ, उस समय पर जो यूक्रेन है वो भी अलग हो गया। जब यूक्रेन अलग हुआ तो उसके बावजूद भी ठीक ठाक रशिया का प्रेजेंस था यूक्रेन पर। यूक्रेन मानता था कि हम मतलब एक माँ के दो बच्चों की तरह हैं। इतनी ज्यादा सिमिलैरिटी थी वहां पर लोगों में, कल्चरली, हर तरीके से। बट क्या अमेरिका ने वहां पर यूक्रेन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, और वहां पे लोगों का अच्छा खासा प्रभाव था, रशिया के लोगों का। धीरे धीरे अमेरिका ने क्या किया, वहां पे यूरोपियन यूनियन के लोगों को और यूरोप के लोगों को वहां पे इंट्रोड्यूस करवाया, वहां पे धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया। और एक टाइम पर ऐसा हुआ कि वहां की डेमोग्राफी थोड़ी सी डिसबैलेंस हो गई। 70% यूक्रेनियन आज के टाइम पर जो है वो यूरोपियन साइड से बिलोंग करते हैं, और 30% रशियन साइड से। आज के टाइम पर क्या है, इसी वजह से आपस में ये लोग क्या हो रहे हैं, लड़ रहे हैं। और लड़वाया किसने, अमेरिका ने, कहीं ना, है ना। तो हम ये चीज कह सकते हैं, ठीक है। अब ये कहीं रिटर्न में तो अमेरिका ने दिया नहीं, पर ये नजर तो आ ही रहा है कि कहीं ना कहीं ये एक डर्टी पॉलिटिक्स है। अब डर्टी बम, वैसे तो ये 2-3 दिन पुराना टॉपिक था, कि 2-3 दिन पहले ये चीज हो चुकी थी, और उससे पहले भी कई बार, इससे पहले एक बार ये बोला गया था कि रशिया डर्टी बम का यूज कर सकता है यूक्रेन के ऊपर, किसी टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का यूज कर सकता है, ठीक है। अब यूक्रेन के ऊपर आ रही है बात, इवन क्योंकि रशिया यूएन में चला गया था, सिक्योरिटी काउंसिल में, कि भैया देखो मेरे ऊपर डर्टी बम से अटैक हो सकता है, मैं आपको पहली चेतावनी दे रहा हूँ, अगर ऐसा होगा तो अच्छा नहीं होगा, आप लोग पहले ही यूक्रेन को रोक लो। तो यूएन वाले बोलते हैं भाई हमें तो ऐसा कुछ नहीं मिला, रशिया, यूक्रेन भी बोलता है भाई मैं बना ही नहीं रहा ऐसा कोई बम, मैं तो आपसे लड़ना चाह रहा हूँ, मैं तो आपसे जीतना चाह रहा हूँ बस, पर मैं ऐसा कोई बम नहीं बना रहा। पर अभी रिसेंटली कुछ इंफॉर्मेशन निकल के आई कि पाकिस्तान के कई साइंटिस्टों से मीटअप हो रहा है, रशिया के, सॉरी, यूक्रेन के आर्मी के जर्नल्स का और वहां के साइंटिस्ट का। और ऐसा पता चला कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान की सेना के द्वारा, पाकिस्तान के वैज्ञानिकों के द्वारा हेल्प की जा रही है यूक्रेन को, और इसी के सहायता से यहाँ पे डर्टी बम तैयार किया जा रहा है। और हो सकता है कोई एक छोटा मोटा टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन भी तैयार कर लिया जाए यूक्रेन के द्वारा, अगर पाकिस्तान इस तरीके की हेल्प कर रहा है तो ये दोनों पॉइंट हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो मैंने आपको एक छोटा सा ओवरव्यू यहाँ पे दिया। अब जरा जानते हैं इसके अंदर की कहानी क्या कहता है हमारा ये करंट का टॉपिक। सबसे पहले देखते हैं अपना काला नमक राइस। तो देखो इसका जो संबंध है वो पुरानी अपनी अगर इतिहास को उठाएंगे तो गौतम बुद्ध से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि गौतम बुद्ध जब सिद्धार्थनगर क्षेत्र में पहुंचे थे यूपी के, तो उस समय श्रावस्ती वाले क्षेत्र में जब पहुंचे थे, श्रावस्ती एक्चुअल में, तो उस समय पर उन्हें ये जो काला नमक राइस है, ठीक है, ये बड़ा पसंद था, उनका प्रिय भोज में से एक था ये, ठीक है। रहा फाइनली अभी इस वक्त प्रेजेंट में हम लोग इसको जीआई टैग तो दे ही चुके हैं, बट अभी प्रेजेंट कंडीशन में क्या, इसकी 2 नई किस्में हमारे द्वारा तैयार की गई हैं, ठीक है। तो कौन कौन सी है, वो है पूषा नरेंद्र काला नमक 1638 और पूषा नरेंद्र काला नमक 1652। ध्यान रखिएगा ये नाम, अगर कभी आपसे पूछे, नो डाउट एग्जाम में एग्रीकल्चर से रिलेटेड कई बार पूछा जाता है, कई बार आपसे पूछ सकता है जीआई टैग को लेकर, तो जब जीआई टैग के बारे में पूछेगा तो भी आपको पता होना चाहिए कि काला नमक राइस यूपी के किस जिले से संबंधित है। तो आपको मैंने बताया था अभी शुरुआत में ही बातों बातों में कि सिद्धार्थनगर वो जिला है जहाँ से ये बिलोंग करता है। और अगर हिस्टोरिकली भी देखें तो भगवान बुद्ध जिनके बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था, तो इस तरीके से आप इस चीज को क्या कर सकते हो, आपस में एक दूसरे के साथ जोड़कर याद रख सकते हो। आई होप मेरी बात समझ में आ रही है, अगर आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके और मुझे बताना जरूर, ठीक है। अब ये जो मतलब राइस है इसकी खासियत क्या है, इस राइस की एक्चुअल में खासियत क्या है, क्या खास बात है इसकी। तो एक्चुअल में इसकी खास बात यह है कि जो नॉर्मल राइस है उससे ज्यादा हाई प्रोटीन कार्ब्स इसमें पाए जाते हैं, हाईली एनर्जेटिक होता है, ठीक है, हेल्थ के लिए काफी ज्यादा बेटर ये माना जाता है। आई होप बात आपको समझ में आ रही होगी। चलिए आगे देखते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, ब्लैक हस्क पैडी, ठीक है, जो
अब इसे गिफ्ट फ्रॉम द गौतम बुद्धा, ये भी मैं आपको बता ही चुका हूँ बात, वही बात यहाँ पर आ रही है। ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम के अंतर्गत ये यूपी की सबसे महत्वपूर्ण स्कीमों में से एक है, ध्यान रखना, इसके ऊपर कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है जो कि यहाँ पे चलाई जा रही है, किसके द्वारा ये चलाई जा रही है? खास तौर से यूपी के सीएम जी के द्वारा। सीएम कौन है इस वक्त? योगी आदित्यनाथ जी। ठीक है, संत आदमी, उन्होंने बोला भैया यूपी में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट एक स्कीम चलाई जाए। यूपी में 75 जिले हैं और इन 75 जिलों के पास अपना 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 खुद का एक प्रोडक्ट है और हर कोई जिला अपने आप में ये सामर्थ्य रखता है कि वो अपने प्रोडक्ट को एक बेहतरीन लेवल पर लेकर जाए ताकि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में उसकी पहचान बन सके। और उसका एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हम लोग इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, वो है क्या? काला नमक राइस, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। फिलहाल वर्तमान में यूपी के 11 जिलों में इसके उगाया जाता है। इसके साथ एक सबसे बड़ी समस्या है, मुख्य रूप से कहाँ? सिद्धार्थनगर से जुड़ा हुआ, जो मैंने आपको यहाँ पे बात बताई थी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत इसे जीआई टैग यहाँ पर दिया गया है। कब दिया गया था जीआई टैग? तो 2013 में दिया गया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। हाल ही में न्यूज में तो हो सकता है एग्जाम में आ जाए, दिसंबर के एग्जाम में ही आपके आ जाए, है ना, तो आपको ये भी पता चल गया है। फाइनली कहाँ कहाँ उगाया जाता है? तो तराइन के क्षेत्रों में उगाया जाता है, इसके अलावा नेपाल में उगाया जाता है। अब ये चीज आप ध्यान रखना, इस चावल के साथ एक बड़ी समस्या है। वो समस्या क्या है इस चावल के साथ? वो समस्या ये है कि इसकी जो बाली होती है, ऊपर होता है ना बाली, जो अभी पीछे आपने देखा था, यहाँ पर एक इमेज देखी थी आपने, ये जो बाली होती है बहुत ज्यादा क्या होती है? हल्की होती है। बहुत ज्यादा क्या होती है? हल्की होती है। जो बाली होती है इसकी, ये बहुत ज्यादा क्या होती है? हल्की होती है। ज्यादा तेज हवा चल गई तो बाली टूट जाएगी। ठीक है, झुकाव बहुत ज्यादा आ जाएगा पेड़ में तो भी, मतलब इसकी फसल में, तो भी ये टूट जाएगी, खराब हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा बारिश हो गई तो भी खराब होने की समस्या है, ज्यादा धूप पड़ गई तो भी इसका रंग जो है वो थोड़ा सा हल्का पड़ना शुरू हो जाता है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है इस फसल के साथ, इसलिए इसको बहुत ज्यादा टेक केयर करना पड़ता है। किसानों के साथ, किसान इस फसल को उगाने से थोड़ा सा बचता इसीलिए है क्योंकि उसे टेक केयर बहुत ज्यादा करना पड़ता है। हम लोगों ने अभी तक व्हाइट राइस जो हम लोग खाते हैं, नॉर्मल पैडी खाते हैं, ठीक है, इसके अलावा फिर आप लोगों ने एक ब्राउन राइस सुना होगा, थोड़ा सा महंगा मिलता है। फिर इसके अलावा आज मैं आपको बता रहा हूँ काला नमक, या कई बार आप लोगों ने ब्लैक राइस भी सुना होगा। हाई प्रोटीन मात्रा रखता है, हाई कार्ब्स यहाँ पे होते हैं इसमें, जिसकी वजह से ये क्या होता है? बहुत ज्यादा यूज होता है। अच्छा, काला नमक राइस का खास, ये जो राइस है इसकी सबसे ज्यादा खास बात क्या है? सबसे ज्यादा खास बात है इसमें किसी भी तरीके के क्या नहीं मिलाने पड़ते, अलग से पेस्टिसाइड नहीं डालना पड़ता, किसी भी तरह की अलग से कोई खाद नहीं डालनी पड़ती। ये कंप्लीट नेचुरल प्रोसेस, नेचुरल कल्टीवेशन के थ्रू ग्रो होता है। कंप्लीट क्या होता है? नेचुरल कल्टीवेशन के थ्रू पैदा होता है। तो एक तो जमीन की उर्वरकता बनी रहेगी, उसमें किसी तरह का केमिकल कुछ नहीं जाएगा। नेचुरल, अगर आपने गोबर की खाद डाल दी तो डाल दी, वरना कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एकदम प्योर नेचुरल कल्टीवेशन से ही इसको उगाया जा सकता है। तो सबसे बड़ी बात, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। दूसरा, कॉस्ट इफेक्टिव अपने आप ही हो जाएगा, 100% कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि किसानों को यहाँ पे अलग से कोई पैसा इसमें नहीं डालना पड़ रहा है, इसकी टेक केयर के लिए अलग से कोई मतलब पेस्टिसाइड खरीदना पड़ रहा हो या कुछ खरीदना पड़ रहा हो, बिल्कुल भी नहीं। आई होप यहाँ पे बात समझ में आई होगी। पर यहाँ पर टेक केयर वाली एक बात मैंने आपको बताई है, वो भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है? तो बेनिफिट्स बहुत सारे हैं इसके, जैसा कि मैंने बताया हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, कार्डियो वेसल्स के लिए, स्किन केयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना जाता है। प्रिवेंट फ्रॉम द कार्डियो वेसल्स, ठीक है, अल्जाइमर की जो डिजीज होती है उससे प्रिवेंट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। आयरन की जिन लोगों में डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। एक बड़ा मज़ेदार आपको वो बताता हूँ मैं, राजस्थान में क्वेश्चन आया था कड़कनाथ मुर्गे को लेकर। कड़कनाथ मुर्गा, अब कड़कनाथ मुर्गा मुझे क्यों याद आया? ये ब्लैक राइस से मुझको याद आ गया। कड़कनाथ मुर्गा जो है उसकी जो स्किन होती है वो प्योर ब्लैक होती है। उसकी स्किन प्योर ब्लैक होने के पीछे रीजन ये होता है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा हाई मात्रा में विटामिन के होता है, मतलब आयरन बहुत ज्यादा होता है। और कड़कनाथ मुर्गा ऐसा होता है जिसके अंदर किसी तरह की बीमारी नहीं होती और सबसे महंगा बिकता है। मैं वैसे तो मतलब ये जो मांसाहार होता है इसको बिल्कुल अवॉइड करता हूँ, मना करता हूँ कि जितना कम किया जाए उतना अच्छा है, क्योंकि अगर आप मांसाहार अगर कम कर देंगे तो 100% है कि पानी बचना शुरू हो जाएगा।
आप इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं अगर आप मांसाहारी बंद कर दें। अब आप कहोगे सर कैसी बात कर रहे हो, बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। जब आप एक किसी जानवर को मारते हो उसे खाने के लिए, तो क्या उसके लिए बहुत ज़्यादा पानी आप यूज़ करते हो। अब जो पानी आपने यूज़ किया उसकी साफ़ सफाई में, उसके खून को बहाने में, उन सब में जो पानी आपका चला गया ना, वो बर्बाद हो चुका। उस पानी का आप किसी भी तरीके से दोबारा यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते, वो कंप्लीट बेकार हो चुका है पानी। ठीक है, तो पानी बहुत ज़्यादा बर्बाद होता है ऐसी इन सब चीज़ों में। तो फाइनली आपको आई होप यहाँ पे ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ और स्किन डैमेज, इन सब में भी ये क्या करता है, बहुत ज़्यादा क्या करता है, सपोर्ट देता है आपको, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्थ को बेनिफिट्स देता है। तो ये काला नमक राइस के थे बेनिफिट्स, ये काला नमक राइस की थी पूरी डिटेल, आपको यहाँ पे पता चल गया होगा। क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकता है ये भी मैंने आपको बता दिया है। काला नमक राइस के बारे में जब भी आपसे पूछेगा, जीआई टैग पूछ सकता है, उसके बेनिफिट पूछ सकता है। ठीक है, कहाँ पर वो मिलता है ये पूछ सकता है, किस स्टेट के थ्रू उसे अपने पास एज अ जीआई टैग रखा गया ये पूछ सकता है, किस जिले में वो वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है ये भी पूछ सकता है। तो ये सारी चीजें आपको मैंने यहाँ पर बता दी और क्यों इंपॉर्टेंट है करंट के हिसाब से वो भी आपको पता चल गया है। तो फाइनली देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट है हमारा डर्टी बॉम्ब। डर्टी बॉम्ब तो हाल ही में क्या कि रशिया गया यूनाइटेड नेशन के पास कि देखो यार, देखो हम लोग लड़ाई तो लड़ रहे हैं, मैं तो लड़ाई लड़ने के तरीके से लड़ रहा हूँ, मैं तो दो दो हाथ कर रहा हूँ, मेरे तो हाथ खाली हैं, मैं तो दो दो हाथ करना चाह रहा हूँ, पर ये सामने से क्या कर रहा है, चाकू लेकर आ रहा है मारने के लिए। या तो इसको बोलो कि हैंड टू हैंड फाइट करें, या फिर ये डर्टी बॉम्ब वाला काम बंद कर दे, वरना फिर मैं भी ऐसा कुछ एक्शन ले सकता हूँ, पहले ही बता रहा हूँ। ठीक, तो रशिया पहुंचा यहाँ पे कहाँ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, यूक्रेन की शिकायत लेकर कि भैया वो डर्टी बॉम्ब प्लान कर रहा है मेरे जीते हुए एरियाज के ऊपर डालने के लिए। क्योंकि रशिया ने अभी 1 महीने पहले ही अपने जीते हुए एरियाज में जनमत संग्रह करवाया, और जनमत संग्रह करवा कर वहां पे क्या करवाया, उन सारे एरियाज को अपने रशिया का हिस्सा बना लिया। अब इस चीज को यूनाइटेड नेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इस चीज को अमेरिका एक्सेप्ट नहीं कर रहा, इस चीज को यूरोप एक्सेप्ट नहीं कर रहा, पर वहां के यूक्रेन के लोगों ने जनमत संग्रह में भाग लिया था, ऐसा बताया जा गया। ठीक है, कोई बात नहीं। रशिया ने यहाँ पे बाकी लोगों को बुलाया भी, भैया आ जाओ देख लो हमारे जनमत संग्रह, आप हमारी वोटिंग देख लो, सब कुछ एकदम बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, आप मान तो लो हमारी बात। नहीं माने, कोई बात नहीं। अब ऐसे में क्या हुआ, मुझे एक नाम याद नहीं आ रहा, एक पाइपलाइन है जो जर्मनी जाती है, रशिया से जर्मनी जाती है, उस पाइपलाइन में ब्लास्ट हुआ, पाइपलाइन में ब्लास्ट हुआ और स्वीडन ने इसकी जांच की। ठीक है, अब स्वीडन ने जांच की, तो स्वीडन ने जब जांच की तो यहाँ पे सारे देशों के, कई देशों के लोग मेंबर्स शामिल हुए, और शामिल होकर यहाँ पे जांच की गई, और जांच करके बोला गया कि ये रशिया का काम है। रशिया ने बोला, अब सबसे मजेदार बात क्या थी, ये चीज पूरी न्यूज में हर जगह फैला दी। बाद में रशिया ने बोला, जब मैं तुमसे कह रहा था कि मुझे इस मीटिंग, इसमें मतलब ये जो जांच है, ये जो आप कर रहे हो सर्वेलेंस, सारी जांच कर रहे हो, इसमें मुझे शामिल तो करो, तो मना कर दिया कि हम नहीं शामिल करेंगे। अब यहां पे आती है चोर की दाढ़ी में तिनके वाली बात। अब कहीं ना कहीं जब इतनी बात हुई, उसके बाद ये बोला गया कि भाई जो रिपोर्ट आपने तैयार किया, एटलीस्ट वो रिपोर्ट दिखाओ हमको, वो रिपोर्ट तो प्रेजेंट करो लोगों के सामने, आप जनता के सामने तो लेकर आओ। और स्वीडन कौन देश, वो देश स्वीडन, और साथ में नॉर्वे, हाँ साथ में नॉर्वे भी था, तो ये वो देश जो नोबेल प्राइज आपको दे रहे हैं। सोचो, ये देश बोल रहे नहीं नहीं, ये जो जांच है ये बहुत सेंसिटिव है, ये अगर हम लोग लेकर आएंगे बाहर तो इससे मतलब नुकसान हो सकता है काफी जियोपॉलिटिकली। अब जब ये बात बोलेगी तो मतलब ये सोचने वाली बात है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि मतलब नुकसान हो सकता है। तो अब कहीं ना कहीं यहाँ पे चोर की दाढ़ी में चिन्ह वाली बात आती है कि ऐसा तो नहीं कि ये ब्लास्ट किसी और ने पाइपलाइन में करवाया हो ताकि यूरोप थोड़ा सा परेशान हो जाए, यूरोप को किसी तरीके से पुश किया जा सके रशिया यूक्रेन वॉर में। बात समझ में आई। उसके बाद देखो सडनली जब इतना मुद्दा ये भड़का, तो सडनली क्या हुआ, पूरी की पूरी यूरोपियन काउंसिल शांत हो गई, उसने बोला भैया तेल लेने जाओ, हमें कोई मतलब नहीं, फूड गई दोबारा तैयार करवाएंगे लाइन, और फिर तेल वापस आना शुरू हो जाएगा रशिया से जर्मनी। क्योंकि पूरे के पूरे यूरोप को तेल सप्लाई करने का मेजर जो काम करता है वो रशिया ही करता है। हमारे यहाँ तो जब सर्दियाँ पड़ती हैं तो हम लोग अंगीठी जला लेते हैं, कोयला जला लेते हैं, लकड़ी जला लेंगे। ठीक है, कुछ नहीं मिला तो भैया कहीं से अपना गोबर के उपले ले आए,
5-5 रुपए के, 3-3 रुपए के खरीद के वो जला लिए, हाथ सेक लिए, खाना बना लिया। पर यूरोपियन कंट्रीज में समस्या है, यूरोपियन कंट्रीज में लकड़ी उतनी मिल नहीं पाती, ठीक है, गोबर के उपले वहां चलते नहीं, तो वहां पे क्या चाहिए लोगों को, वहां पे चाहिए गैस। और सबसे बड़ी बात, यूरोपियन कंट्रीज में सर्दियां होती है लंबी, और वहां पर जब गैस की सप्लाई चाहिए तो उस गैस की सप्लाई से केवल और केवल वहां पे मतलब गर्मी केवल बनाने के लिए नहीं चाहिए वहां पर कि भैया गर्मी चाहिए तो लकड़ी जलानी है, गैस चाहिए, नहीं, वहां पे बिजली बनाने के लिए भी उनको गैस की आवश्यकता पड़ती है। मतलब यूरोप में इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी किससे हो रहा है, गैसेस से हो रहा है, इसी रशिया की गैसेस से। इसीलिए कहीं ना कहीं ये बात मानी गई कि कहीं ना कहीं ये पुश करने का तरीका है। अभी आपको पता होगा हाल ही में अमेरिका के थ्रू पाकिस्तान को थोड़ा सा हेल्प की गई, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया गया कि डर्टी बॉम्ब की बात की गई कि भैया डर्टी बॉम्ब कहीं ना कहीं बना रहा है और इसे हेल्प कौन कर रहा है, पाकिस्तान कर रहा है। अब ये एकदम क्लियर इंफॉर्मेशन नहीं आई, बट ये निकल के आया कि पाकिस्तान के थ्रू कहीं ना कहीं यूक्रेन को हेल्प की जा रही है बॉम्ब बनाने के लिए और डर्टी बॉम्ब बनाने के लिए। अभी रिसेंटली डिटेल भी आई थी कि पाकिस्तान के थ्रू आर्म्स एंड एम्युनिशन कहाँ, रशिया पहुंच रहे हैं। अब यहाँ पे अगर डर्टी बॉम्ब की बात करें तो डर्टी बॉम्ब होता क्या है, ये चीज जाननी जरूरी है। डर्टी बॉम्ब आप इस तरीके से समझ लीजिए, एक ऐसा घातक हथियार, फॉर एग्जाम्पल जैसे आपकी और मेरी लड़ाई होती है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, पर आपकी या मेरी कभी लड़ाई हो गई, ठीक है, आप आए लड़ने के लिए, मेरे पास एक भाला था, आपने सोचा मैं कुछ ऐसा लेकर जाऊंगा जिससे भाले से ज्यादा घातक हमला हो, ठीक है, तो आपने क्या किया, अपने भाले के आगे बहुत सारे कांटे कटीले से लगा दिए और उससे किया वार, तो नो डाउट मुझे दर्द तकलीफ थोड़ी ज्यादा होगी। तो कुछ उस तरीके का ही होता है डर्टी बॉम्ब। अब डर्टी बॉम्ब कोई न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, पर इसमें क्या थोड़े बहुत रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिला दिए जाते हैं, मटेरियल मिला दिया जाता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को कई सारी प्रॉब्लम होती है, ईचिंग होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, दिखना बंद हो जाएगा, आंखों में जलन शुरू हो जाएगी, सांस लेने में दिक्कत होगी, फेफड़े अचानक से काम करना बंद कर देंगे, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। अचानक से गले में फंदा सा लग जाएगा, चौक हो जाएगी सांसें एकदम से। तो ये सारी समस्याएं होती हैं डर्टी बॉम्ब की वजह से। अब यहाँ पर क्या जो भी ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है उसका यूज किया हुआ कोई मटेरियल है, अब वो क्या एक रेडियो एक्टिव वेस्ट है, तो ऐसे में इसमें क्या रेडियो एक्टिव वेस्ट को भी यूज कर लिया जाता है, वो भी उतना ही नुकसान, रेडियो डस्ट जो होती है वो भी उसी का पार्ट है, वेस्ट का ही पार्ट है, उसका यूज कर लिया जाता है। तो आई होप आपको रेडियो मतलब जो हमारा डर्टी बॉम्ब है वो समझ में आ गया होगा कि आखिर ये है क्या। ये पूरी तरह से न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है, पर न्यूक्लियर बॉम्ब से कम भी नहीं समझ सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए तो एक तरह की टैक्टिकल विक्ट्री की तरह से यूज किया जाएगा। लोग परेशान हो जाएंगे, वहां पे इतनी ज्यादा समस्या खड़ी कर दी जाएगी और उसके बाद क्या आसानी से उस जगह को क्या किया जा सकता है, जीता जा सकता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो ऐसे कुछ सिंबल्स प्राप्त हुए कि ये माना गया कि कहीं ना कहीं यूक्रेन क्या कर रहा है, इस तरीके के किसी बम का निर्माण शुरू कर रहा है अपने यहाँ, इस तरह की रिसर्च फैसिलिटीज को एक्टिवेट करवा रहा है। इन बॉम्ब्स का सबसे बड़ी खास बात क्या है, बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं, बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं, आसानी से कहीं पर भी लेकर जा सकते हो आप। किसी भी नॉर्मल सी छोटी सी गाड़ी में डाला, एक जगह से दूसरी जगह लेकर गए और वहां पे जाकर आसानी से क्या कर दिया, ब्लास्ट कर दिया। नॉर्मल बॉम्ब की तरह आप लेकर गए, वहां पे जाकर क्या कर दिया, ब्लास्ट कर दिया जाकर, ठीक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये क्या है, एक समस्या बन चुका है, किसके लिए, रशिया के लिए। और रशिया इसको लेकर कई बार इस वक्त यूएन के दरवाजे को खटखटा चुका है। और ऐसे में अगर यूएन इस पर रिस्पॉन्स नहीं करता है तो आगे चलकर जब रशिया कोई स्टेप लेगा तो ऐसे में आप रशिया को भी क्या रिस्पॉन्सिबल नहीं बोल पाओगे कि भैया तुमने ऐसा क्यों किया। रशिया तब कहेगा कि जब मैं आपके पास आया था ये बोलने के लिए कि कहीं ना कहीं यूक्रेन डर्टी बॉम्ब इस्तेमाल कर सकता है, कोई देश उसकी मदद कर रहा है, आपने तब मेरी सहायता नहीं की थी, अब जब मैं एक्शन ले रहा हूं तो अब आप क्यों मेरे अगेंस्ट बोल। बात समझ में आई कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। प्लीज कमेंट करते रहो, बताते रहो कि आपको ये टॉपिक कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है, नहीं आ रहा है। जो भी आपके डाउट्स हैं, समस्याएं हैं, उन सब का निदान यहाँ पे किया जाएगा। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उन सबको हम लोग हैंडल करेंगे, अपने हाथों से उनको सुलझाएंगे। चलिए क्या आगे बढ़े, ठीक है।
तो फाइनली आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये कहानी मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का इसमें इस्तेमाल किया जा सकता है, हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है, ये मैंने आपको बता दिया है कि यहाँ पे स्मेल, टेस्ट, फील, ये सारी चीज़ें क्या होती है, समस्या यहाँ पर क्रिएट हो सकती है लोगों के साथ। जो भी उसके संपर्क में आता है आसानी से इसे क्या किया जा सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आप देख सकते हो सोर्स क्या है इसका, हॉस्पिटल इक्विपमेंट से आराम से रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स मिल सकता है। सही बात है, बिल्कुल। आप हॉस्पिटल जाओगे, वहां पे बहुत सारी ऐसी मशीन्स, टूल्स होते हैं जिनमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होता है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को किसी भी बॉम्ब के साथ क्या किया जा सकता है, जोड़ा जाए एंड उसको कहीं पर भी आसानी से ले जाकर क्या कर दिया जाए, ब्लास्ट कर दिया जा सकता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट इसीलिए आपने देखा होगा ना कि हॉस्पिटल्स में बहुत सारे जो डस्टबीन्स होते हैं उनको अलग से तैयार किया जाता है इन्हीं रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को, और बायोडिग्रेडेबल जो वैसे एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको अलग रखने के लिए। तो आप देख सकते हो दो एक्सप्लोजिव्स के बीच में क्या रखा जा रहा है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट रख दिया जाता है ये। और ये जो एलिमेंट है ये जब ब्लास्ट करता है, जब ये ब्लास्ट होते हैं दो टीएनटी बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, जब ये ब्लास्ट होते हैं टीएनटी, तो इससे क्या होता है, कहीं ना कहीं ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ये क्या होता है, बहुत तेजी से जलता है, बर्न आउट होता है और बहुत दूर तक फैलता है। तो कहीं ना कहीं समस्या क्रिएट वैसे ही करता है जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब में एक समस्या क्रिएट होती है। आई होप बात समझ में आ गई होगी आपके। अब जरा प्रेजेंट कंडीशन भी जान लेते हैं, रशिया यूक्रेन की क्या कंडीशन चल रही है हाल फिलहाल में। आप ये नक्शा देख सकते हो, ये हमारा यूक्रेन है, ये इसकी राजधानी कीव आ गई है, ठीक है। कीव के आसपास तक फिलहाल यहाँ पर पहुंच चुकी है हमारी रशिया की फोर्सेस। रशिया को सबसे ज्यादा जो सपोर्ट मिल रहा है वो ऊपर बेलारूस से मिल रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये क्रीमिया वाला रीजन है, क्रीमिया ये वो वाला रीजन है जिसे पहले ही रशिया ने 2014 में अपने अंडरटेकर कर लिया था और पूरी तरह से अपना क्या हिस्सा बना लिया था। अभी आपको पता होगा यहाँ और यहाँ मतलब इस जगह पर एक ब्रिज है, उस ब्रिज को अभी रिसेंटली पता चला कि बॉम्ब से उड़ा दिया गया था। क्यों? ताकि किसी तरीके से रशिया की जो सप्लाईज हैं उनको क्या किया जाए, डिस्टर्ब किया जा सके, क्या किया जा सके, डिस्टर्ब किया जा सके। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अभी आप जो प्रेजेंट कंडीशन देख रहे हो, जितने भी ये रेड मार्क रीजन्स हैं, ठीक है, इन सभी में आप जो देख रहे हो ये सब क्या है, रशियन कैप्चर्ड रीजन्स है, ठीक है, रशियन कैप्चर्ड रीजन है। और यहाँ पर जहां जहां आप येलो मार्क देख रहे हो, ठीक है, ये वो रीजन्स हैं जो कंप्लीट इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, कंप्लीटली टेक ओवर करके इंडिपेंडेंट कर दिए जा चुके हैं। यहाँ पर ये पूरा हिस्सा ये कंप्लीट इंडिपेंडेंट कर दिया गया और रशिया का पार्ट बन चुका है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो लाइनें आ रही है यहाँ पर कुछ कुछ, यहाँ पर ये जो आप लाइनें देख रहे हो कुछ कुछ जगह पर, ये वो रीजन्स है जहां पर अब यूक्रेन की फोर्सेस क्या होने की कोशिश कर रही है, एडवांस होने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। ये वो रीजन्स है जहां पर यूक्रेन की फोर्सेस एडवांस होने की कोशिश कर रही है, वापस से कोशिश कर रही है कि हम किसी तरह से अपने जो हाथ से निकल गए क्षेत्र हैं उनको क्या कर सके, वापस छीन सके। भाई आज के टाइम पर जो यूरोप है वो बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा है, ठीक है, जिसमें गैस का तो मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा एक और चीज़ है और वो है वीट, खाद्य पदार्थ। क्यों? क्योंकि जो यूक्रेन है, ये यूक्रेन कहीं ना कहीं बाउल ऑफ वीट, गेहूं के फसल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और इस वक्त ये पूरी तरह से युद्ध में लगा हुआ है, तो प्रोडक्शन कहीं ना कहीं क्या कर रहा है, यहाँ पे असर डाल रहा है। आपको ये बात समझ में आ रही होगी आई होप, ठीक है। तो ये चीज़ अभी फिलहाल आपके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन केस आपको कभी भी ये डिस्कशन हो, कभी भी आपको इसके बारे में पता चले, तो आप आसानी से कम अपनी बातों को रख सकते हो, अपनी बातों को लोगों के सामने लेकर आ सकते हो। अगर किसी भी तरह का डाउट है तो प्लीज़ आप लोग एक बार कमेंट करके मुझे बताओ ज़रूर, ताकि मैं आपकी उस समस्या का यहीं पर निपटारा कर सकूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और मैं यहाँ पे कोशिश करूँगा कि जितने भी आपके डाउट हैं उन सबको यहाँ पे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले मैं लास्ट में एक बार फिर से बताना चाहूँगा, प्लीज़ 11 बजे वाली हमारी जो क्लास है उसे रोज़ ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर के टॉपिक के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग यहाँ पे टाइम टू टाइम जो भी अपडेट आता है करंट अफेयर का वो आपके लिए लेकर आते रहते हैं। मोस्टली इवनिंग में ठीक 7 बजे आपको ये करंट अफेयर मिल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक 7 बजे आपको ये करंट अफेयर मिल जाएगा। और साथ ही साथ
एक चीज़ और भी है, अगर कोई ऐसा टॉपिक होता है जो सडनली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, या आप में से कोई बोलता है कि सर हमें इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कोई अलग से वीडियो चाहिए, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हम लोग उसके ऊपर भी काम करेंगे। बट उसके लिए सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग उस टॉपिक का नाम बताइए जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं। आप जिस भी टॉपिक के ऊपर वीडियो बोलेंगे हम बिल्कुल उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाएंगे, बट हमें कम से कम ज़्यादा लोगों के यहाँ पर मैसेज कमेंट चाहिए होंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि आप लोग किस तरीके की तैयारी कर रहे हो, किस लेवल पे तैयारी कर रहे हो। हम उसी लेवल पे जाकर क्या करेंगे, उस टॉपिक को डील करेंगे। अगर आप एसएससी के लेवल पर हो तो छुटपुट डिस्कशन से काम चल सकता है, ठीक है, फैक्ट पर काम कर सकते हैं हम लोग। अगर आप थोड़े से अच्छे लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो हम लोग उस हिसाब से बात करेंगे। अभी हाल ही में हम लोगों ने राजस्थान पीसीएस जो ग्रेड 2 का एग्जाम होता है, टीचर्स वाला, लेक्चरर वाला, हम लोगों ने उसके लिए काम करना शुरू किया है। आप लोग उसके लिए हमारा राजस्थान पीसीएस वाला चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे स्पेशली हम लोग क्लास चला रहे हैं राजस्थान स्पेशल, और ये राजस्थान स्पेशल की जो क्लास है इसमें प्योर राजस्थान की इंफॉर्मेशन पढ़ाई जाएगी। इसके अलावा साथ ही साथ इंडिया के बारे में भी हम आपको पढ़ाएंगे वहाँ पर, ताकि आप अपने एग्जाम के निकट पहुँच सके, क्योंकि 1 महीने का टाइम है और 1 महीने का ही वहाँ पर बैच चलेगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी हमारे चैनल है जहाँ पर भी आप तैयारी करें या जिस भी आप एग्जाम की तैयारी करें, उस एग्जाम के कंसर्न में आप हमारे चैनल्स के साथ जाकर जुड़ जाइए, और मेरी तरफ से जो भी हेल्प हो पाएगी मैं वो आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो फिलहाल अभी के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।